नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी बार यूपीएससी पार में। और अब क्योंकि मेंस के पेपर में सिर्फ 1 महीने का वक्त रह गया है, तो इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने शायद अपने पिछले मेंस में यूटिलाइज़ नहीं की। पिछले मेंस में मेरे नंबर काफ़ी कम थे, जिस हिसाब से मेरे को लगता था कि नंबर मेरे ठीक होंगे, पॉइंट्स भी मैंने एग्ज़ाम में खूब लिखे थे। तो कहाँ कहाँ मैं लैग किया और कहाँ कहाँ आपको मेंस में ध्यान रखना है, ये इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। ठीक है, देखो 2-3 चीज़ें हैं, सीधे पॉइंट पे आता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। देखो, जब भी कोई आंसर लिखना है, सबसे पहले 3 चीज़ें याद रखो। एक तो याद रखो, आपके पास एक होती है पेस्टल अप्रोच। ठीक है, पेस्टल अप्रोच में क्या है आपका? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप ये 6 डायमेंशन पे किसी भी आंसर को आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं कि जो मगध आपका एम्पायर था, तो वो इतना फ्लरिश क्यों किया, तो आप बताओगे पॉलिटिकल रीजंस क्या थे उसके। ठीक है, फिर आप बताओगे इकोनॉमिकली वो कैसे बहुत अच्छा था, वहाँ पे टैक्सेशन अच्छे थे और वहाँ पे रिवर्स सिस्टम थी, एग्रीकल्चर अच्छा था। फिर आप साइंटिफिक रीजंस बताओगे कि उनके जो वेपन्स थे, वेपन्स अलग अलग तरीके के उनके जो यूज़ किए थे उन्होंने। फिर आप इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल रीजंस बताओगे, वहाँ पे मतलब कैसे कैसे बड़े बड़े साइंटिफिक टेम्पर को किस तरीके से वो बढ़ावा देते थे। इन्वायरमेंटल रीजन तो कह रहे सच है नहीं। लीगल सिस्टम बता दो। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है, क्वेश्चन सिर्फ मगध नहीं, कोई भी क्वेश्चन आता है जो इस टाइप का जो इम्पैक्ट पूछता है कि आप इम्पैक्ट बताओ इस चीज़ का, किसी चीज़ पे क्या होगा, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, तो एक अप्रोच है, आप पेस्टल तरीके से सोच सकते हो। अब एग्जाम में जो है ना, आपको ये बहुत ही जल्दी सोचना होता है कि आपको कौन सी अप्रोच लेनी है। ठीक है, दूसरी अप्रोच है एक सेक्टोरल अप्रोच। सेक्टोरल अप्रोच, तो दोस्तों सेक्टोरल अप्रोच क्या है? जैसे आप सेक्टर वाइज सोचो, तो आपका एक हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका साइंस सेक्टर हो गया। ठीक है, एक आपका हो गया एजुकेशन सेक्टर हो गया, एक आपका हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। ठीक है, एक आपका इस तरीके से, मतलब आप अलग अलग तरीके के जितने ज़्यादा सेक्टर्स हो सकते हो सोसाइटी में, जितने ज़्यादा आप सेक्टर सोचोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो एक हमारी होती है सेक्टोरल अप्रोच, कि हमारी सोसाइटी में जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, एक हमारा बिजनेस ई बिजनेस सेक्टर हो गया, एक हमारा पॉलिटिकल सेक्टर हो गया, एक ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर हो गया। तो अलग अलग सेक्टर पे किसी चीज़ का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, अगला जो एक और हमारा जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन है स्टेक होल्डर अप्रोच। ठीक है, अब आप सोचोगे स्टेक होल्डर अप्रोच क्या है। तो जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए इंडिया में क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर अप्रोच क्या कहती है? आप अलग अलग स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर जब भी सोचना होता है, तो सोचना होता है सबसे पहले खुद से। ठीक है, माई सेल्फ, मतलब मेरे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है ग्रीवेंस रिड्रेसल पे। फिर सोचना होता है आपकी फैमिली पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर आपको सोचना होता है कि आपके नेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर आपको सोचना पड़ता है इंटरनेशनली ये क्या फ़र्क ला रहा है। अब इसमें भी आप सोच सकते हो एक स्टेक होल्डर, एक तो बेसिकली ये 4 तो आपके स्टेक होल्डर हो ही गए। ठीक है, इसके सॉरी यार, मैंने ना एक गलती कर दी, ये स्टेक होल्डर नहीं, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच है। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल में आप क्या करते हो, अपना सोचते हो, फैमिली का सोच सकते हो, फैमिली के बाद नेशन का, इंटरनेशनल का। अब इसे अगर और हम बाइसेक्ट कर लें, तो फैमिली, माई सेल्फ सोच लिया, फ्रेंड्स सोच लिया, अपने स्कूल का सोच लिया, फैमिली का सोच लिया, अपने स्टेट का सोच लिया, अपने नेशन का सोच लिया, फिर इंटरनेशनल पे आ गए या पूरे वर्ल्ड व्यू पे आ गए। तो ये आपकी कहलाती है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, कि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्या है। कि अगर हम अच्छी वैल्यू सिस्टम, अगर हम समाज में अच्छा वैल्यू सिस्टम लाएंगे, तो उसका मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है, मेरे देश पे क्या इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, एक पेस्टल अप्रोच बता दी मैंने, एक आपको सेक्टोरल बता दी, क्रोनोलॉजिकल बता दी। अब सबसे एंड में जो एक आती है, इससे ना बहुत ज़्यादा पॉइंट जनरेट कर सकते हो, स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच क्या कहती है? अब इसमें हम ग्रीवेंस रिड्रेसल वाला क्वेश्चन उठाते हैं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हमारे कौन कौन से हैं? देखो, एक हमारे स्टेक होल्डर हो गया वुमेन, एक हो गया हमारा वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन जैसे SC ST। ठीक है, इसके बाद हमारा एक होल्डर कौन हो गए? बिजनेस फर्म्स हो गए। फिर अगला कौन हो गए? स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। फिर अगले स्टेक होल्डर कौन हो गए? पॉलिटिकल लीडर्स हो गए। फिर अगले स्टेक होल्डर्स कौन हो गए? साइंटिस्ट हो गए। ठीक है, फिर अगले स्टेक होल्डर्स कौन हो गए? सिटीजन्स हो गए, देश के सिटीजन्स।
ठीक है। और अगले स्टेक होल्डर कौन हो गए, फार्मर्स हो गए। तो अब आपके पास इतने सारे स्टेक होल्डर आ गए, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि ग्रीवियंस रिट्रेसल इंडिया में कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सोचना है ग्रीवियंस रिट्रेसल स्टूडेंट के लिए कैसे अच्छा है। तो अगर जैसे हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसकी वजह से कई लोगों को टाइम से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट स्कूल या बोर्ड्स के टाइम से रिजल्ट रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, तो ये ग्रीवियंस है ना। पहले आपने ग्रीवियंस बता दिया, फिर आप रिड्रेसल के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं, आप उस पर जाओगे, वो आप आंसर करोगे, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली 4 अप्रोच हैं जो कि आपको दिमाग में होनी चाहिए किसी भी आंसर को। आप कभी भी कोई आंसर लिखने आ रहे हो, उसको पहले इन मतलब अब ये चीज़ एग्जाम में आपको आंसर लिखने के लिए कहते हैं रफली 7 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको उसी टाइम में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 20 सेकेंड या फिर मान लो 15 सेकेंड सोच लेना है कि यार ये इनमें से कौन सी अप्रोच के साथ मैं इस आंसर में जाने वाला हूँ, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल है। पिछले साल मैं लिख रहा था चीज़ें, जब आप इसके तहत लिखते हो तो एक सब हेडिंग्स बनानी ईजी है। एग्रीकल्चर लिख दिया, टेक्निकल लिख दिया, पॉलिटिकल लिख दिया, सब हेडिंग्स बनता है, आंसर ऑर्गेनाइज लगता है, मार्क्स बेहतर मिलते हैं। देखो एक चीज़ समझो, एक एक पेपर में 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 80 क्वेश्चन हो गए। जीएस इसमें GS4 में थोड़ा ऊपर नीचे, पर ऑन एवरेज मान लो यार, अगर आप टोटल पेपर में भी 100 आंसर लिख रहे हो, ठीक है, 100 आंसर में अगर आप हर आंसर में भी 1 नंबर का फर्क ला रहे हो, तो आपके 100 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, जो कि मिनिमम है। और जब आप अच्छी तरीके से आंसर लिखोगे तो कम से कम आप 2 नंबर तक या 1.5 नंबर तक का डिफरेंस ला सकते हो। तो आराम से लोगों के मार्क्स इसी वजह से मेंस में बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात ये हो गई। अब दूसरी चीज़ जो आपको समझना है मेंस में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका मेंस है ना, सी मेंस में प्रॉब्लम कब आती है, जब आप सिलेबस कंप्लीशन के लिए भागते हो। देखो यार, मेंस में अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा तो आपका प्री भी नहीं निकलता। आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज है। मेंस में चीज़ें आपको देखनी है वैल्यू एडिशन के लिए, ठीक है। जैसे आपने जीडीपी क्या है ये पढ़ रखा है, तो वो एग्जैक्ट ये नहीं पूछेगा कि जीडीपी हमारे देश का क्या है, वो ये पूछेगा पोटेंशियल जीडीपी क्या है या जीडीपी लो होने के फैक्टर क्या है। तो इसको आपको जीडीपी की समझ रखनी है, मोटा मोटा ऐसे डेफिनेशन रटना नहीं है, और वैल्यू एडिशन रखना है। वैल्यू एडिशन मतलब इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, या किसी वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, या हमारे देश में नीति आयोग ने क्या बोला, आरबीआई ने क्या बोला, इस तरीके की चीज़ें आपके पास फैक्ट्स होनी चाहिए। फैक्ट्स के लिए बेसिक है विज़न 365 उठा लो, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। विज़न 365 है, बेस्ट है, ठीक है। तो मेरा मानना है, पिछले साल जो मैंने एग्ज़ाम लिखा, देखो एग्ज़ाम लिखने का एक तरीका ये है कि आप एक तो लिख रहे हो बिल्कुल ही जेनरिक आंसर, ठीक है। जेनरिक आंसर क्या होता है, जैसे आपने कई टॉपर्स की वीडियो देखी होगी, वो ये कहते हैं कि पॉइंट 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 लिख दो, 10 नंबर के क्वेश्चन में 12 पॉइंट लिख दो, 15 नंबर के क्वेश्चन में 17 पॉइंट। ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छी बात है पॉइंट लिखना, पर यार मैंने पिछले साल ये ना ट्राई किया, और शायद अब हो सकता है मैंने कुछ गलती किया हो, पर मेरे लिए वर्क नहीं किया। पता है रीज़न क्या है? जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ कैन द ग्रीवियस रिड्रेसल बी रिजॉल्व इन इंडिया, ठीक है, तो अब आप पॉइंट लिख रहे हो बाय इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी, बाय इंक्रीजिंग प्रोबिटी, बाय ट्रेनिंग, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, बाय अडॉप्टिंग डिजिटल अवेयरनेस। आपने ऐसे 5 पॉइंट लिख दिए, लेकिन आपने सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया बाय अडॉप्टिंग डिजिटल गवर्नेंस, बट एग्जामिनर जानना चाहता है हाउ। ये तो ठीक है आप अडॉप्ट करोगे, बट कैसे करोगे? तो यार यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो कि जैसे डिजिटल गवर्नेंस आप कैसे करोगे, तो एग्जाम्पल लिख दो लाइक ई-नेम और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपका आंसर एक होलिस्टिक हो गया। इसी तरीके से मैंने लिखा बाय अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी क्या? बाय अकाउंटेबिलिटी थ्रू प्रोग्राम्स लाइक CP ग्राम्स, ठीक है। तो आप हमेशा अपने आंसर को एक वैल्यू दो, और अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल भी है, जैसे कोई केस स्टडी है कि हमने इस फील्ड में ये काम किया तो उससे हमें ये इम्पैक्ट पड़ा, तो उसे मेंशन करो कि लाइक फॉर एग्जांपल IRCTC में हमने क्या किया, SMS के थ्रू ग्रीवियंस रिड्रेसल किया, तो उसमें क्या है, अगर आपको कोई भी कन्वीनियंस है तो पुलिस वाले तुरंत आपकी हेल्प करने आते हैं। तो इस तरह के आंसर्स जब आप लिखोगे अपने पॉइंट में, तो वो एक वैल्यू बढ़ाएगा। तो अगर वहीं किसी को 10 में से यार, क्योंकि देखो ये सब ना, पहले मेरे को पिछले अटेम्प्ट में अपने ही लगता था कि यार ये सिर्फ मैं ही सोच पा रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी, प्रोबेटी, ऑनेस्टी, फलाना ठिकाना, भाई ये सब कुछ सोच रहे हैं यार। देखो प्रीलिम्स में ऐसी बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है जो छठी आती है, जिसे चीज़ें नहीं आती, उनसे आप एक अच्छा गैप बना सकते हो अगर आपके पास स्मार्ट गैसिंग है और थोड़ा आपने अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन मेंस में जो लोग पहुंच रहे हैं ना भाई, वो स्मार्ट लोग हैं ऑलरेडी, और इतना तो सब लिख रहे हैं,
मतलब पिछले अटैम्प्ट में, मतलब मैं ना इस वाले ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रह गया, क्योंकि पहला अटैम्प्ट मेरा मेंस का था, मैं बड़े जोश में था। जोश में कैसे था कि भाई अपना तो यार ये सब चीज़ें, इतने सारे पॉइंट मुझे तो लिखने आते हैं, और मैंने 2-4 वीडियो देख ली, उसमें वो कहते थे 10 पॉइंट लिख दो, 12 पॉइंट लिख दो और 450 आपके नंबर आ जाएंगे यार। तो मैंने सोचा, और मैं पॉइंट लिख ही जा रहा हूँ। ऐसा होता है ना एग्जाम में, आप जब लिख रहे हो तो पेन चलता रहता है, फिर आपको समझ नहीं होती, क्योंकि टाइम नहीं होता। लेकिन अब जब मैंने अपने आप को इवेल्युएट किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सिर्फ पॉइंट लिखना ही सब कुछ नहीं है, आपको पॉइंट को थोड़ा सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। और एग्जाम्पल्स, अब बात करते हैं पेपर के हिसाब से। सपोज करो जैसे आपका GS2 का पेपर है, तो अब आपको एग्जाम्पल क्या देने हैं। अब आपने एग्जाम्पल दे दिया कि इट शुड बी डेमोक्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपको कोई रीजनिंग देनी है, तो आपने बोल दिया पर इट शुड बी डेमोक्रेटिक। क्या क्या शुड बी डेमोक्रेटिक? यूज़ ऑफ आर्टिकल 356। बहुत अच्छी बात है यार, अच्छा पॉइंट है, मज़ा आ गया। लेकिन आपको इसमें अगर अच्छे नंबर चाहिए तो फिर आप यहाँ मेंशन करोगे एज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन बोमनाई केस। अब इस बात को मिल गई वैल्यू, ठीक है। या फिर एज सेड बाय राजमन्नार कमेटी। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ को एक वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल GS3 के क्वेश्चंस हैं, GS3 में आप कह रहे हो कि PDS लीकेज को रोकने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है। पूरी दुनिया जानती है भाई, इसमें आपने क्या, एज मैंशनड बाय शांता कुमार कमेटी। इस तरह की जब आप चीज़ लिखते हो तो आंसर में एक वैल्यू बनती है। आप मेरे को एक चीज़ और सोचो, आप बहुत ही बेसिक सी चीज़ है यार। मैं मान लो 10 कॉपी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मेंस में लोग अच्छे आंसर लिखते हैं यार, क्योंकि वो वहाँ जो पहुँच रहे हैं ना, रिपीटर्स हैं या क्वालिफाइड लोग हैं। ऐसा नहीं है, मेंस में मजाक नहीं होता। अब मैं 10 कॉपी देख रहा हूँ, ठीक है। सब ने वही जनरल पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मतलब वही पॉलिसी फेलियर और ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। लेकिन वहीं कोई सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल दे रहा है, कोई डेटा या फिगर डाल रहा है, कोई अच्छा सा कोड डाला है, तो उसको मार्क्स मिलना जाहिर सी बात है, उसे बेहतर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर एक आंसर को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है। जैसे आपने ये हो गया, इस तरीके के डायग्राम लिए, इससे क्या है, आपका आंसर बहुत जल्दी हो जाता है, पेज भी गिर जाता है, आंसर भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहाँ ना टाइम का बहुत बड़ा रिस्ट्रेंट होता है मेंस के एग्जाम में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मुझे लगा पिछली बार मेरे से गलतियाँ हुई हैं, बट इस बार मैं वर्क कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पे। कहीं ना कहीं इस बार यही है कि यार, बाकी जो है उसको देखा जाएगा रिजल्ट वगैरह, बट ये है कि मुझे लगता है कि यार अगर वैल्यू एडिशन है अच्छा चीज़ों का, करंट अफेयर से अच्छे लिंकेजेस हैं, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।